हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या, कौन सा टॉपिक देखा था प्रीवियस लेक्चर में? कल वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। क्या होती है मंत्री परिषद? इसके लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो आर्टिकल मेंशन है स्पेशली, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ओके, तो मंत्री परिषद का जो फॉर्मेशन है, गठन कब होता है? मंत्री परिषद का गठन कब होता है? जब संसद का, मेनली लोकसभा का, जब आम चुनाव होते हैं हर 5 साल पे, तो एक नई मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठित की जाती है। जो भी पार्टी क्या होती है, विन करके आती है, जीत के आती है लोकसभा चुनाव में, जिससे लोकसभा के सदन में क्या है, मेजॉरिटी प्राप्त होती है, बहुमत मिला होता है। ओके, तो उस पार्टी के, दल के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने में से ही एक अपना नेता चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, और वही क्या है, प्राइम मिनिस्टर पद धारण करता है। हालांकि चुनाव से पहले भी डिसाइड हो जाता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। ओके, लेकिन जो प्रोसीजर है, अगर अनाउंस भी है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री मोदी जी हैं 2024 में या 2014 में जैसे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि जितने मेंबर्स चुन के आएंगे उनकी पार्टी के, सैद्धांतिक रूप से क्या करेंगे, वो उनको अपना लीडर चुनेंगे और वह क्या करेंगे, प्रधानमंत्री पद धारण करेंगे। ठीक है, तो जब वह प्रधानमंत्री पद धारण करेंगे तो देश का कार्य करने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए क्या करना होगा, एक मंत्रियों का ग्रुप अपना गठन करना पड़ेगा, फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, 70-80 मान के चलिए, मंत्रालय विभाग उनके अंडर मंत्रालय हैं, मंत्रालय के अंडर डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको चलाने के लिए क्या है, मिनिस्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इसके लिए संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रावधान कहाँ दिया गया संविधान में? पार्ट 5 में। जो हम संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं, हमने मेनली संघ की कार्यपालिका में 2 टॉपिक इंड किया था, प्रेसिडेंट और वाइस ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा टॉपिक जो है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, फिर अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे हम, फिर संसद पढ़ेंगे। ये 5 जो है संघ की कार्यपालिका है। तो पार्ट 5 में संघ की कार्यपालिका टॉपिक के तहत मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? इसके लिए मेनली 2 ही आर्टिकल का प्रोविजन किया गया है संविधान में, 74 और 75। ओके, तो मंत्रिपरिषद देखा जाए तो राष्ट्रपति को सलाह भी देती है। नेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, या संसद से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं, या विधेयक लाए जाते हैं, या जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, उसकी सूचना राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। आर्टिकल 78 इसमें लिखा ना, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, वो हम प्राइम मिनिस्टर जब चैप्टर देखेंगे तब उसमें। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई संविधान में क्या है, प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री की बात की गई है, 74 और 75 में प्राइम मिनिस्टर की। ओके,
तो आर्टिकल 74 में क्या प्रोविजंस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 74 कहता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म में था कॉन्स्टिट्यूशन में। दो चीजें इसमें जोड़ी गई सलाह से रिलेटेड। कब? इंदिरा गांधी सरकार में 76 क्या जोड़ा गया? फर्स्ट इमरजेंसी नहीं, इसमें ये जोड़ा गया रिटर्न रिकमेंडेशन। नहीं, रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं। रिटर्न रिकमेंडेशन मतलब इमरजेंसी तब तक नहीं लागू की जाएगी जब तक लिखित नहीं दिया जाएगा। नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने ये प्रोविजन किया 42वें संविधान संशोधन के तहत 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कि राष्ट्रपति सलाह पर कार्य करेगा। मतलब मानने के लिए क्या है? बाध्य है। यहाँ क्या था कि सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आगे इंदिरा गांधी सरकार में जोर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक है, मना नहीं कर सकता। ठीक है, कि सलाह पर ही क्या करेगा? कार्य करेगा, या जो उसकी सलाह पर कार्य करेगा, ऐसा स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्या हो गया? बाउंडेशन हो गया राष्ट्रपति के ऊपर कि सलाह पर ही कार्य करेगा, वैसे नहीं। ओके, ऑब्लिगेटरी हो गया प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। हालांकि 2 साल बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इसमें क्या किया? संशोधन किया, थोड़ी सी राहत दी प्राइम मिनिस्टर को कि कुछ कार्य कर सके। उन्होंने जोड़ा कि पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति क्या है? जो सलाह दी जाएगी उसको पुनर्विचार मंत्रिपरिषद के पास भेज देगा। ठीक है, कि पुनर्विचार का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओके, सलाह पर कार्य करेगा और पुनर्विचार कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को वह क्या है? एक बार मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। फिर अगर दोबारा मंत्रिपरिषद क्या है? सलाह देती है, ठीक है, किसी मैटर पर दोबारा उसको भेजती है, तो अब ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, बाध्य कर दिया गया। इसके तहत भी बस थोड़ी सी राहत दी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वह एक बार मंत्रिपरिषद को लौटा सकता था उनकी सलाह किसी भी मामले में हो। ठीक है, दोबारा दी जाएगी तो फिर ये क्या हो गया? मना नहीं कर सकता, या उसके लिए क्या है? ऑब्लिगेटरी है, बाउंड है। ओके, तो ये 2 मेन प्रोविजंस किए गए थे। ये किया गया था 42, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और ये 44th में संविधान संशोधन 1978। ठीक है, यहां तक तो समझ में गए होंगे। चलिए, अब मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो दूसरा आर्टिकल है
75। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। फर्स्ट क्या कहता है, नियुक्ति की बात करता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है, किसकी? मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की। मिनिस्टर्स हो जाएंगे तो फिर मंत्रिपरिषद हो जाएगा, ठीक है। मंत्रियों की क्या कहता है ये आर्टिकल 75 कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा। इनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है, अपने से नहीं हो सकता, राष्ट्रपति द्वारा स्वयं। प्रधानमंत्री जिसका नाम सजेस्ट करेगा उसको मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। ओके। सेकंड कि जो मिनिस्टर्स होंगे, जो मंत्रिपरिषद होगी, मिनिस्टर होंगे, राष्ट्रपति के क्या करेंगे? प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या है 75 में कि मंत्रिपरिषद या मंत्री गण जितने भी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे जिसको मिनिस्टर पद से हटा सकता है। वो ऐसा तभी कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्या किया जाए, जो सलाह की बात हो रही है ना, सुझाव प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाए? राष्ट्रपति से कहा जाए, किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए सलाह दी जाए, ठीक है, तब। ओके। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट फेमस पॉइंट है, लायबिलिटी की बात करता है, कलेक्टिव लायबिलिटी की, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है कि मंत्रिपरिषद जो होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? कलेक्टिव लायबिलिटी किसकी प्रति होती है? लोकसभा, राज्यसभा। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। यहां देखते हैं, हालांकि मंत्रिपरिषद में मिनिस्टर्स जो बनाए जाते हैं क्या केवल लोकसभा से ही बनते हैं या राज्यसभा से भी? ठीक है, बनते तो दोनों जगह से हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। लेकिन जो कलेक्टिव लायबिलिटी की बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति की गई है? लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति भी कही गई है। ओके। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है मैक्सिमम लोकसभा चुनाव में, वो आम जनता द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष, ठीक है। और जो भी मिनिस्टर जितने भी बनते हैं मैक्सिमम, और लोकसभा जो है क्या जनता के प्रति उत्तरदायी है, प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के क्या है, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी उसको बनाया गया है। कंपलसरी भी नहीं है कि राज्यसभा से ही सारे मिनिस्टर, राज्यसभा से भी मिनिस्टर लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया कि दोनों से बनाए जा सकते हैं। ओके। तो ये थर्ड प्रोविजन था हमारा आर्टिकल 75 में, कलेक्टिव लायबिलिटीज की। फोर्थ जो प्रोविजन है क्या है? फोर्थ प्रोविजन में शपथ की बात की गई है, ओथ अफर्मेशन की बात की गई है। ये शपथ की बात करता है कि इनको जो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है ना, राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। ओके। पद एवं गोपनीयता की ये क्या लेते हैं? शपथ। पद एवं गोपनीयता, ठीक है। और ये
किस अनुसूची के तहत, शेड्यूल के तहत शपथ दिलाई जाती है? किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मिनिस्टर्स हैं। थर्ड। सेकंड नहीं, थर्ड नहीं है, ठीक है। तीसरी सेकंड वेतन भत्ते, सैलरी, सैलरीज है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में प्रारूप दिया गया है कि किसको क्या शपथ दिलाना है। राष्ट्रपति को क्या बोलकर शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति क्या बोलकर शपथ लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के क्या जजेस जो हैं, ओके। तो मिनिस्टर्स का भी है। तो तीसरी अनुसूची के अनुरूप इनको शपथ दिलाई जाएगी। ये प्रोविजंस फोर्स था 75 में। एक चीज यहाँ मिस हो गई है, ओके, उसको देखते हैं हम लोग। डेस्टर कहाँ गया? डेस्टर बाहर है। हाँ, ये जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने देखा था, पीएम और मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, इसमें एक अमेंडमेंट भी किया गया। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, कौन सा? 2001 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। दो प्रोविजंस इसमें जोड़े गए थे। दो, वन है ये, तो ये हो जाएगा 1A और ये 1B, ठीक है। अब 1A क्या कहता है, क्या प्रोविजंस किया गया? 2003 जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, बात की गई है मंत्रि परिषद के नंबर्स की, संख्या की, कि कितनी हो सकती है। तो बात की गई कि लोकसभा की जो कुल संख्या है, वर्तमान में कितनी टोटल नंबर कितने हैं लोकसभा के मेंबर्स? 543 मेंबर्स तो 43 है ना, 543। कुल संख्या कितनी है टोटल? 550, क्योंकि दो तो हटा दिए गए हैं नॉमिनेटेड वाले। तो इनका जो 15% है, उतने लोग ही मंत्रि परिषद में शामिल किए जाएंगे। फर्स्ट प्रोविजन ये रखा गया। नहीं तो हालांकि देखा जाता था कि लोग मिनिस्टर्स पद के लालच में क्या है, कई पार्टियों से छोड़कर वापस आते थे, मिनिस्टर बनते थे। तो इसका 15% कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 55 165 बटा 2, करीब करीब 80, 81 या 82 आप कह सकते हैं लेना चाहिए। ऐसा तो आधा तो लेंगे नहीं, जो आधा उसमें भाग आधा मिनिस्टर, ठीक है। तो इतने लोग क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सम्मिलित किए जा सकते हैं, ओके। उन इतने लोगों को एंट्री मिलेगी। ये मैक्सिमम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बात कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ले सकते हैं, हालांकि 60 से 70 तक ही होते हैं मिनिस्टर्स। अब नए नए मंत्रालय बनाए जाएंगे तो हो सकता है जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाए। जैसे सहकारिता मंत्रालय 2019 में बनाया गया, लेकिन वो अमित शाह को ही दिया गया फिलहाल अभी, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्रोविजन हो गया। ये बाउंड करता है 15% नंबर की मिनिस्टर की, ठीक है। सेकंड प्रोविजन, दल बदल निरोधक कानून। ये बात करता है दल बदल निरोधक कानून की, कि दल बदल निरोधक कानून के अंतर्गत जो भी व्यक्ति मेंबर, ठीक है, इनएलिजिबल पाया गया तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये मेंबर्स की सदस्यता समाप्ति की बात करता है, किसके आधार पर? दल बदल निरोधक अधिनियम। क्या है दल बदल निरोधक अधिनियम? कब लाया गया था?
83 और 1985 राजीव गांधी सरकार जब थी तब लाया गया था 1985 में। ओके, कौन सा ये अमेंडमेंट था? 52nd 52वां ये अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 1985। हालांकि जो अभी हमने देखा है 91, ठीक है, ये भी रिलेटेड होगा इससे। इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए कि जो मेंबर्स हैं अगर चुनाव बाद पार्टी बदलते हैं तो उनकी सत्ता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन रखी गई थी 1/3 मेंबर किसी पार्टी के टूट कर दूसरी पार्टी में जुड़ते हैं तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। हालांकि इस प्रोविजन को क्या किया गया, ये जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसका निरसन कर दिया गया, अर्थात इसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इसमें यह भी प्रोविजन है कि 6th मंथ के अंदर अगर नॉमिनेटेड व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी भी सदस्यता क्या है, समाप्त कर दी जाएगी। और एक जो मेंबर चुने जाते हैं जो किसी दल से नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? निर्विरोध, निर्दलीय। निर्दलीय मतलब जो किसी दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद क्या हो, किसी पार्टी में ऐड हो गए, जुड़ गए, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। ये कुछ मेजर्स पॉइंट हमने देखा दल बदल निरोधक कानून में, और ये 1/3 वाला तो हटा दिया गया, ठीक है। तो जो मिस हो रहा था हमने देख लिया। इसमें हमने 4th 4 प्रोविजंस देख लिए। 5वां क्या कहता है, क्या मैं सदस्य बने बिना मंत्री बन सकता हूँ? मुझे मान लीजिए मोदी जी खुश हो जाए देख के और मुझे मिनिस्टर बना दें, इवन प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मैं बन सकता हूँ? कब तक? 6 months। यस। कोई भी मेंबर जो है, मेंबर नहीं व्यक्त कह सकते हैं आप, जो मेंबर नहीं है लोकसभा या राज्यसभा का, लोकसभा या राज्यसभा का क्या है, मेंबर ना हो, वह 6 मंथ तक, 6 माह तक क्या रह सकता है, मंत्री रह सकता है। मंत्री में प्रधानमंत्री भी आता है, ठीक है। मान लीजिए 2024 का चुनाव हो और मोदी जी हार जाए, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है आजकल, ठीक है। मान लीजिए हार जाते हैं, ऐसा होगा नहीं, भक्त धर्म उनकी बुरा मान जाएंगे अभी तो। लेकिन पार्टी की क्या इच्छा है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, जो मेंबर्स की इच्छा है। तो 6 महीने तक तो वो प्रधानमंत्री पद धारण करेंगे, या कोई और व्यक्ति भी मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। 6 माह के अंदर टिल 6 मंथ, ओके, उसे किसी न किसी सदन की, बोथ हाउसेस की, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी क्या है, अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर आप चुन लिए जाते हैं। मान लीजिए कोई लोकसभा सीट खाली हुई, कर देते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी थी, जब दोबारा चुनाव हुए, पहले अंबेडकर किस पार्टी से थे? कांग्रेस। जब 1946 में अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में गए, 1946 में बाबा साहब जब गए, BR अंबेडकर, ठीक है, कहां से निर्वाचित हुए थे? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य ऐड किए गए थे, 5 सदस्य, कांग्रेस के 5 सदस्यों को हटाकर, तो मुस्लिम लीग की तरफ से ये क्या असेंबली में सम्मिलित हुए 1946 में। फिर उसके बाद जब चुनाव होता है, जब मुस्लिम लीग क्या करती है, बाइकआउट कर देती है, असेंबली से निकल जाती है,
ठीक है। फिर जब चुनाव होते हैं 293 सीट्स पे, तब अम्बेडकर हार जाते हैं, ठीक है। अपना इलेक्शन वो नहीं जीतते हैं। लेकिन हालांकि इतना विद्वान व्यक्ति थे, तो उनको असेंबली में लाना था संविधान में, ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन निर्माण में। तो उनके लिए कांग्रेस के एक सदस्य थे जिन्होंने क्या किया, अपनी सीट खाली की थी पुणे की, M.R. जयकर, ठीक है। फिर जाके महाराष्ट्र में M.R. जयकर पुणे खाली किए, तो फिर वहां से अम्बेडकर बाबा चुनाव जीतकर असेंबली में आए, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं हम क्या, कि 6 माह तक है लोकसभा से, अगर उसे मंत्री या प्रधानमंत्री को आना है लोकसभा से, या तो कोई सीट खाली करेगा तो वहां से चुनाव लड़के आ जाएगा, या तो उसे राज्यसभा से आना पड़ेगा, ठीक है, राज्यसभा से किसी स्टेट का। क्योंकि जानते हैं हम लोग, राज्यसभा का जो चुनाव है प्रति कितने वर्ष में होता है, 2 वर्ष में, और प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होता है, और प्रति 2 वर्ष पर ही 1/3 राज्यसभा के सदस्य जो है क्या है, रिटायर भी होते हैं। तो चुनाव होना ही है। तो ऐसे में क्या है, वहां से चुनकर प्रधानमंत्री आ सकता है राज्यसभा से। मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे, लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए थे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, जो 6 माह तक की आपको मौका देता है प्रधानमंत्री या मिनिस्टर बनने की। लास्ट पॉइंट क्या है, वेतन भत्ते की बात करता है। दूसरी अनुसूची के तहत इनको वेतन भत्ते, इनका निर्धारण कौन करेगा, संसद। वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, संसद द्वारा। और संसद ऐसा जब तक नहीं करती या नहीं बढ़ाती, घटाएगी तो नहीं, बढ़ाएंगे ही सब अपना। अभी कितनी सैलरी सांसदों की, 2.5 लाख या 2 लाख, 2.5 लाख के करीब है। प्रधानमंत्री 2.5 लाख। प्रधानमंत्री जो वेतन पाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में पाते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में पाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में पाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। बाकी जो जितने प्रिविलेजेस हैं उनके तो प्राइम मिनिस्टर के हैं, ठीक है। संसद करेगी, हमने देखा वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करेगी, और संसद ऐसा जब तक नहीं करती तो दूसरी अनुसूची में उसके लिए क्या है, वेतन भत्ते परिलब्धियां जो है मेंशन है, सबके लिए मेंशन है, जितने भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है। उसके अनुरूप उनको मिलता रहेगा, उसके वो हकदार होंगे, ओके। तो हमने 6th पॉइंट भी इसमें देख लिया। अब बोर्ड पर लिखने के लिए जगह नहीं बच रही है, तो ओरली समझ लेते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो संवैधानिक उपबंध थे, प्रोविजंस थे, वो हमने देख लिया 74, 5 और 74 में। अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसे में क्या मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा? क्यों? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा का ही क्या डिजॉल्व कर दी गई है, चाहे 5 साल पर डिजॉल्व हो जाए, चाहे किसी और कारणों से डिजॉल्व कर दी जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर भी सिर्फ मंत्रिपरिषद खत्म होती है, मृत्यु पर वो डिजॉल्व होती है सिर्फ मंत्रिपरिषद। जब मंत्रिपरिषद आज ही प्राइम मिनिस्टर कहेंगे आज ही चुनाव कर दिया जाए, हम डिजाइन मान रहे हैं। अगर लोकसभा विघटित कर दी जाती है तो मंत्रिपरिषद का भी विघटन नहीं होता। कब तक? जब तक अगली मंत्रिपरिषद चुनकर नहीं आ जाती, या जिसका फॉर्मेशन गठन नहीं हो जाता, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि मंत्रिपरिषद तब तक नहीं गठित होगी जब तक अगला मंत्रिपरिषद का गठन होकर न आए, ओके। और विघटित मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, ओके।
जब मंत्रिपरिषद विघटित हो गई तो जो ये आर्टिकल में बात है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, तो उसका तो वो अगेंस्ट हो गया ना। तो वो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के विघटन पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसकी सलाह पर कार्य करने के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रक्चर है। क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रक्चर? मंत्रिपरिषद जो है, जो स्ट्रक्चर है उसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद। फर्स्ट, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। सेकंड, स्टेट मिनिस्टर अर्थात राज्य मंत्री। और तीसरा, उपमंत्री। मंत्रिपरिषद में ये 3 मिनिस्टर्स या 3 प्रकार होता है इनका मिनिस्टर्स में। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर में जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं 15-20 लोगों का, ये 15-20 लोगों की कैबिनेट मंत्री कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होता है 15-20। जैसे कि जो मेजर इंपॉर्टेंस मंत्रालय हैं, जैसे फाइनेंस, होम, फॉरेन, डिफेंस, खाद्य, प्रसंस्करण, सूचना, ठीक है, ऐसे 15 से 20 मिनिस्टर जो कैबिनेट में शामिल होते हैं। कैबिनेट जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का यूज क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कहीं, या सिर्फ मंत्रिपरिषद की बात की गई है? मंत्रिपरिषद नहीं किया गया, एक जगह ओनली इमरजेंसी। यस, इमरजेंसी की आर्टिकल 352 कि मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जो क्या है, आपातकाल और ये लगाना या इम्पोज करना या क्या करना, हटाना, ठीक है। 15-20 लोग होते हैं, आपातकाल लगा तो सारे मिनिस्टर्स को तो राय ली नहीं जा सकती ना, 70-80 हैं सब, तो 15 से 20 लोग जो हैं ये आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल लगाता है या हटाता है। तो कैबिनेट वर्ड जो यूज किया गया आर्टिकल 352 में, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया 1978 में मोरारजी देसाई के समय। पहले से प्रधानमंत्री की सलाह पर होता था जब तक इंदिरा गांधी थी, ठीक है, लेकिन इसमें मोरारजी देसाई ने 1978 में क्या किया कि कैबिनेट जोड़ दिया ताकि प्रधानमंत्री की जो निरंकुशता बिहेवियर है वो क्या हो, थोड़ा कंट्रोल हो। मिनिस्टर्स भी रहेंगे ना 15-20, हालांकि 15-20 मिनिस्टर्स उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, नहीं तो क्या होगा, पद से जाना पड़ेगा। उसी की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति और पद से हटाता है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं वो राज्य मंत्री कहलाते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं? थोड़ा सा हटकर कैबिनेट मंत्री से, जो कैबिनेट मंत्री के जो मंत्रालय होते हैं, अभी जो मैंने नाम लिया डिफेंस, फाइनेंस, उसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग भी होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स, उनका प्रभार इनको दिया जाता है राज्य मंत्री के नाम पे, ठीक है। सुने होंगे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही राज्य मंत्री हैं कौन, कोई मिश्रा जी हैं। जितनी स्वतंत्रता के साथ, शक्ति के साथ ये अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालता है, उतनी ही स्वतंत्रता इसको भी होती है, राज्य मंत्री को भी अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, पावर शक्ति निकाला जाता है। लेकिन ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता, ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए है, ठीक है। निर्णयों में उसका कोई योगदान नहीं होता, निर्णय ये 15-20 लोग ही लेते हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में ये क्या है, पूर्ण स्वतंत्र होता है कार्य करने के लिए अधिकार। ओके, सेम चीज जो उप मंत्री है, इसके पास कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सहायता के लिए होता है राज्य मंत्री की। जो स्टेट्स मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर के, उनकी सहायता के लिए होता है, सिर्फ सहायता लेता है। और एक कैबिनेट मंत्री और जो बैठकें होती है उसमें ये भी भाग नहीं ले सकता। जब ये नहीं ले सकता तो ये कैसे ले सकता है? ठीक है। तो हमने देखा क्या कैबिनेट का स्ट्रक्चर, सॉरी मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर, कैबिनेट का नहीं, मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर। ओके, अब आते हैं, एक चीज और छूट रही है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या। हाँ, मंत्रिपरिषद का जो अंतिम श्रेणी है या अंतिम पायदान जो है कैबिनेट सचिव की, संसदीय सचिव की, ठीक है, संसदीय सचिव। हालांकि इसके पास कोई विभाग नहीं होता है, इसको सिर्फ इसलिए रखा गया जो संसदीय कार्य हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री जितने वर्क हो रहे हैं उनमें क्या करेंगे, कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी क्या करें, सहायता करें। इन तीनों की क्या है, सहायता करें। सहायता करने के लिए होते हैं संसदीय कार्यों के लिए, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की सबसे जो निचली पायदान है क्या है, संसदीय सचिव का। क्वेश्चन आ जाए क्या है, उपमंत्री अगर रहे इसमें ऑप्शन में तो रॉन्ग होगा, क्या होगा, संसदीय सचिव। ओके। और एक पॉइंट और है आपका जिसमें मंत्रिमंडल से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे घरों में भी होता है ना, किचन। ये सबसे पावरफुल कैबिनेट होती है। इस कैबिनेट से भी ये पावरफुल होती है, किचन कैबिनेट, ठीक है। और इसमें मात्र 2 या 2 से 4 व्यक्ति ही होते हैं, प्रधानमंत्री तो होगा ही, ठीक है। आज की किचन कैबिनेट की बात करें तो मोदी जी और अमित शाह, ये 2 ही लोग हैं जो मैक्सिमम फैसला लेते हैं। बुरा नहीं मानेगा कोई बीजेपी का आदमी। तो 2 से 4 लोग होते हैं, ठीक है। इसमें आपका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। कांग्रेस का भी नाम लेंगे हम। राहुल गांधी कैबिनेट में शामिल नहीं थे 2004 से लेके 2014 तक, लेकिन वो सोनिया गांधी भी नहीं थी ना, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ थे। लेकिन परिवार के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन खास लोग थे। परिवार का सदस्य शामिल होता है या तो जो आपके बहुत अच्छे मित्र होते हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो राहुल गांधी का भी उसमें इन्फ्लुएंस होता था, सोनिया गांधी का भी होता था, ठीक है। तो इसमें 2-4 लोग ही होते हैं जिसे हम किचन कैबिनेट, जो सारे मंत्रिमंडल का फैसला, कैबिनेट का फैसला लेते हैं और ये मानते भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया किचन कैबिनेट। लास्ट पॉइंट जो हमारा इस पे बच रहा था, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, बस अंतर क्या है कि वास्तविक शक्ति तो इसके पास है, लेकिन उसका पालन कैबिनेट द्वारा किया जाता है। जितने भी राजनीतिक प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं वो कैबिनेट ही करती है। ये तो मात्र नाम मात्र के लिए समझ लीजिए, सभी 70-80 लोगों से तो पूछा नहीं जाएगा। हाँ, आज देश में कोई कहीं है, कोई कहीं है, ठीक है। तो जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं वो कैबिनेट द्वारा ही किए जाते हैं। नीतियां वो बनाती है, नहीं, नीतियां ये बनाएगी, पॉलिसी जो भी होंगे कार्यान्वयन इन्हीं द्वारा किया जाएगा, कैबिनेट मंत्री द्वारा ही सारा। हमने क्या अंतर देखा है इसमें, तो 70 से 80, 60-70 मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें 15 से 20 ही होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें। तो इस तरह हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर था, मुझे लगता है लगभग सब बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा कल। नमस्कार, आदाब, सब्बा खैर।